नमस्ते। तो क्या है आज का प्रश्न? तो आज का प्रश्न यह है कि क्या ये आत्मज्ञान, आत्मबोध, ये व्हाट इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, क्या ये सबको उपलब्ध हो सकता है? किसी भी सामान्य आदमी के लिए ये पॉसिबल है? दोस्तों, इसी तरह से एक प्रश्न किसी ने किया था रमन महर्षि को। देखिए, उनके नाम में ही है, लोगों ने उन्हें महर्षि कहा, तो उनका नाम था रमन महर्षि। एक ही वॉज ए सेज लाइक ए पर्सन, तो वो भी आत्मबोध को उपलब्ध हुए इंसान थे। ही वॉज एन एनलाइटन बीइंग। तो किसी ने उनको भी इसी तरह का प्रश्न पूछा, क्या ये किसी भी लेमैन के लिए, क्या किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए क्या ये उपलब्ध हो सकता है, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध, खुद को जानने की कला? क्या ये सभी के लिए संभव है, या ये किसी स्पेशल कर्म करने पर किसी स्पेशल आदमी को भगवान ने किसी को भेजा? क्या इसी तरह के किसी आदमी को हो सकती है, मनुष्य को हो सकती है? क्या ये सभी के लिए संभव नहीं है, किसी सिंपल सामान्य मनुष्य के लिए सिंपल नहीं है? तो उन्होंने इसका जवाब एक एक छोटी सी कहानी में कहने की कोशिश की, और ये कहानी प्रचलित है। इस कहानी को जाना जाता है स्टोरी ऑफ 10 फुलिश मैन। मैं इसी कहानी को, ये जो बात है क्या एनलाइटनमेंट सभी को पॉसिबल है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरी केवल एक छोटा सा प्रयास है, ये मेरी एक छोटी सी चेष्टा है। अच्छा, ये कहानी तो प्रचलित है, पर लेकिन मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को उन्होंने इस कहानी के जरिए क्या बताने की कोशिश की। क्या सही में रमन महर्षि क्या कहना चाहते हैं जब ये आत्मबोध या आत्मज्ञान की, एनलाइटनमेंट की बात आती है, और इस सिंप्लिसिटी की, मतलब कोई भी सामान्य आदमी क्या इसे पा सकता है, ये प्रश्न है। तो अब ये स्टोरी इस तरह की है। 10 लोग थे, कहीं जा रहे थे साथ में, और 10 के 10 दोस्त थे, वे फ्रेंड्स थे, और सीधे साधे लोग थे, गांव के लोग थे। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको एक रिवर को, छोटी सी नदी आ रही थी, उसे क्रॉस करना था। और वो क्रॉस करते हैं, तो एक छोर से दूसरी छोर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनमें एक डाउट आता है, और फिर उनको लगता है कि वो जो 10 मित्र है, उनको लगता है कि उनके 10 में से एक कोई खो गया है। फिर वो काउंट करने लगते हैं अपने आप को। तो हर मित्र काउंट करता है, तो उनकी पूरी गिनती 9 तक ही आती है। हर कोई काउंट करता है, तो उसकी टोटल बन रही है 9, लेकिन वे थे 10। तो अब सबको डाउट आने लगता है कि उनका एक मित्र कोई पानी में खो गया, नदी में खो गया। तो फिर वो रोने लगते हैं, परेशान होते हैं। तो उन्हें एक और उन्हीं के तरह एक पासर बय, वे फेरर बोलिए, पासर बय, वो भी जा रहा होता है उस रास्ते से, और उन्हें देखता है कि वे परेशान हैं और रो रहे हैं। तो वो उनको पूछता है कि भाई, आप लोगों का कारण क्या है, आप परेशान क्यों हो? आपके कारण, आप क्या, मैं जान सकता हूँ आपके परेशानी का कारण क्या है? तो वे ये स्टोरी बताते हैं कि हम 10 साथ में आए, फ्रेंड्स है, फिर हमने रिवर क्रॉस की, हमको दूसरे गांव जाना है, और फिर हम देखते हैं तो हमारा एक मित्र खो गया है। हम केवल 9 लोग हैं, तो हमें नहीं पता अब हमारा एक मित्र खो गया, तो ये हमारी दुविधा है। वो वेफेरर देखता है, वो जो दूसरा आदमी जो जा रहा था रास्ते से, वो देखता है इनकी तरफ, और वो पाता है कि ये 10 के 10 लोग हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, पूरे 10 के 10 लोग पूरे एज इट इज है। तो वो मन ही मन हंसता है, और वो समझ जाता है इनकी दुविधा क्या है। तो वो कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ?
तो आप एक काम कीजिए, आप सीधे एक लाइन में खड़े हो जाइए। मैं आप सबको एक नंबर देता हूं, और जैसे मैं आपको मारूंगा, मैं आपको एक ब्लो दूंगा, तो आप अपना नंबर का उच्चारण कीजिए। आपका नंबर अपने मुख से बोलिए जोर से। इधर से अगर से मान लीजिए मैं शुरू करता हूं और मैं सबको नंबर देता हूं, आपको आपका नंबर 1 2, तो जैसे जैसे आखिरी तक, तो जैसे जैसे का नंबर जिसका जिसका नंबर आएगा उसे मैं ब्लो दूंगा और वो उसका नंबर बोलेगा। वे हाँ भरते हैं तो फिर वो वेफेरर एक एक को ब्लो करता है। फिर पहला वाला कहता है 1, फिर दूसरा वाला जोर से कहता है 2, तीसरा वाला जोर से कहता है 3। तो इसी तरह से 10वें नंबर तक बात आती है। 10वें नंबर वाले को जब ब्लो मिलता है वो कहता है 10, और फिर वो कहता है देखिए आपके दोस्तों में से कोई लॉस नहीं हुआ है, आप जैसे आए थे वैसे 10 के 10 हो, तो इसमें से किसी का खोने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे फिर सब हंसने लगते हैं। अब खुद सोच कर देखिए इस स्टोरी से हमको क्या मिलता है, इसका सारांश क्या है, रमन महर्षि क्या कहना चाहते होंगे। अब ये स्टोरी तो प्रचलित है और ये स्टोरी तो बड़ी सिंपल है, बट इस स्टोरी का सारांश क्या है। तो यहां हमारी जो ईस्टर्न वे ऑफ लुकिंग इनटू रियलिटी है, देखिए दो धाराएं हैं, ईस्टर्न वे ऑफ लुकिंग इनटू रियलिटी एंड द वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग इनटू रियलिटी। ठीक है, तो यहां पर मिसिंग कौन है, खोज कौन कर रहा है, और खोजा किसको जा रहा है। सी व्हाट इज मिसिंग एंड व्हाट इज बीइंग डिस्कवर्ड एंड हु इज डिस्कवरिंग इट, ये प्रश्न है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव चीजें बाहर है, सब्जेक्टिव चीजें जो है वो भीतर है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, जिसको साइंस को भी नहीं पता कि कॉन्शियसनेस है क्या और कैसे वो उभर कर आ रही है, वाई एवरी लिविंग बीइंग इज कॉन्शियस। वे सिर्फ इतना कहते हैं कॉन्शियसनेस मीन्स ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एक फेनोमेनल एक्सपीरियंस है, एक क्वालिया है, ये उनका शब्द है साइंस का। लेकिन वो भी मानते हैं कि ये कॉन्शियसनेस आ कहां से रहा है, बट ये सब्जेक्टिव फीलिंग है। ठीक, अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव से इसका कोई मतलब नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो खुद के खोज की जो बात चल रही है, वो भीतर की है। अच्छा, प्रश्न यहां पर आता है, जो खोज रहा है क्या वो खो गया। देखिए, हु एम आई, यही खोज है। कौन खोज रहा है, यदि मान लीजिए मैं खोज रहा हूं, क्या मैं खो गया कहीं। अच्छा, खोजा जा रहा है किसको और खोज रहा है कौन। तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च में क्या हो रहा है, मैं खोज रहा हूं बाहर, तो उसमें मैं क्या करता हूं, हमारी जो साइंटिफिक खोज है उसमें हम क्या करते हैं, खुद को काउंट नहीं करते हैं। सी साइंस में ऑब्जर्वर हमेशा बाहर रहता है। उनकी एक धारणा है, उनकी क्या धारणा है, जब तक ऑब्जर्वर सेपरेट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, जो भी रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसको वो सही तरह से बयान नहीं कर सकता, सही तरह से उस रियलिटी को दूसरों के सामने नहीं ला सकता। ये उनकी एक धारणा है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वर को अलग रखते हैं, ऑब्जर्वर को बाजू रखते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन हमारी जो धारणा है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, जो अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध, आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट,
इस पाथ पर मोक्ष, ये जो हमारा पाथ है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी का नाम दे रहे हैं, इसमें खोजने वाला जो है वो अलग नहीं रह सकता, क्योंकि अंततः नॉन डुअल है। खोजने वाला और खोज रही रियलिटी, ये दो यदि अलग अलग होते हैं तो वहां पर ड्युअलिटी बनी रहेगी। इसीलिए तो साइंस में इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइंस को जिस तरह से स्ट्रक्चर किया है, उसकी जो फाउंडेशन है वो है ही इस तरह से कि वहां पर ऑब्जर्वर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो वहां पर जो फंडामेंटल चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो यह है कि एट द हार्ट ऑफ साइंस देयर विल ऑलवेज बी ड्युअलिटी, एट द हार्ट ऑफ साइंस। तो वहां पर ड्युअलिटी कभी जाएगी नहीं, खत्म नहीं होगी। उस ड्युअलिटी का एंड कभी नहीं होगा। सो एट द हार्ट ऑफ साइंस देयर विल ऑलवेज बी ड्युअलिटी। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जो साक्षी है उसको आप अलग नहीं रख सकते। साक्षी अंततः जिसको वो देख रहा है, जो देखिए, साक्षी को हम दृष्टा भी बोलते हैं। तो वो दृष्टा जो साक्षी है, अंततः वो उस रियलिटी में खो जाता है जिसको हम सृष्टा कह रहे हैं। जो क्रिएटर है उसमें वो खो जाता है, तभी तो वो नॉन ड्युअलिटी को उपलब्ध हो जाता है, जहां ड्युअलिटी नहीं बचती है। तो रमन महर्षि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब तक तुम ये खोज करते रहोगे, खुद को छोड़कर, खुद को अलग कर कर, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस सत्य को नहीं पा सकोगे जिसको हमने अद्वैत कहा। देखिए, रिसर्च में इसकी जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च में आप अलग हो सकते हो, वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो ऑब्जेक्ट साइंस में क्या होता है, साइंस में जो रियलिटी हम बयान करते हैं उसको हम क्यों ऑब्जेक्टिव रियलिटी कह रहे हैं? क्योंकि हम सबके बारे में जानेंगे। ये जो जानने वाला है सबके बारे में जानेगा, ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तारों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, बाकी दूसरे पदार्थों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने आप को अलग रखेगा, अपने को उस पूरे एक्सपेरिमेंट में वो बाजू रखेगा, अलग रखेगा, अलूफ रखेगा। वो देखेगा सब तरफ, मतलब जो हो रहा है सब तरफ उसकी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन जो देख रहा है उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, उस पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए तो हमने इसको इनर क्यों कहा? वाई वी कॉल्ड इट इन सर्च, वाई वी डिडंट कॉल्ड इट रिसर्च? देखिए, रिसर्च बाहर होता है, इन सर्च भीतर होता है। फर्क क्या है? फर्क ये है, इन सर्च में ये रहा, ये भी है इन एडिशन कि हम देख रहे हैं उसको भी जो देख रहा है। यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी द सीयर, बट साइंस में क्या, वो बाजू वो अलग रखा हुआ है, वो अलूफ है। इसीलिए तो वो बाहर की रियलिटी को लाकर बयान कर देता है। तो सब कुछ देख रहा है खुद को छोड़कर, इसलिए वो खुद को अलग रखता है। तो इसलिए वो रियलिटी वहां पर संभव नहीं होती है। तो साइंस में आगे चलकर भी ये रियलिटी कभी संभव नहीं होगी। देखिए, साइंस ये कहता है यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। चाहे आप किसी भी थ्योरी का, देखिए, यूनिफाइंग थ्योरी तो कभी नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप को अलग रखेंगे। क्योंकि जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, जो सत्य है, वो नॉन डुअल है, वहां दो है ही नहीं, तो अपने आप को आप अलग कैसे रखेंगे? तो जब
अपने आप को खोया ही नहीं है तो उसे आप सर्च कैसे करोगे? तो ये आपको जानना जरूरी है, क्या आप खोए हुए हो? जिसको खोजा जा रहा है, क्या वो खोया हुआ है? नहीं, वो आपके भीतर है, लेकिन आपका देखने का ढंग गलत है। जो रियलिटी आपके भीतर है उसको आप बाहर देख रहे हो, तो बाहर की रियलिटी क्या है? वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। उधर से भी आपको सधेगा। मैं साइंस का फिर इतना ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इतनी जो खोजें हुई है, हमको जो भी साइंस के जरिए जो मिला है, मोबाइल फोन यूज करते हैं तो वो क्वांटम ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर यूज करते हैं तो क्वांटम ऑब्जेक्ट है। अभी हम विमानों में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमने बनाए, तो जितना भी ये जो एडवांसमेंट हुआ है वो साइंस के जरिए ही हुआ है, माध्यम उसका साइंस है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव है। यहां पर हम आयाम की बात कर रहे हैं, यहां पर दो आयाम है। इस बात को गांठ बांध कर रख दीजिए। देखिए, मेरे को अगर से मैं पूना में हूं, मुझे जाना है मुंबई, मैं भीतर जाऊंगा तो मुंबई कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा, मुझे खोजना है अपने आप को, मुझे पाना है अपने आप को, लेकिन मैं पुणे से जा रहा हूं एक्सप्रेस वे से मुंबई की तरफ, तो नहीं मिलेगा। 1000 साल भी मैं प्रयास करूं वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे हम खोज रहे हैं वो वही है जो खोज रहा है। जो खोज रहा है वही है जिसे वो खोज रहा है, लेकिन उसकी खोज बाहर है, तो बाहर कैसे मिलेगी? वो चीज बाहर तो खोई हुई है ही नहीं। हो सकता है वो भीतर खो गई है, आपका देखने का नजरिया अलग है। हो सकता है किसी चीज को पकड़कर आप बोल रहे हैं कि ये मैं हूं। आपका शरीर है तो आपने हाथ लगाया तो आप कह रहे हैं कि ये मैं हूं। ये गलत धारणा है, ये आप नहीं हो, वो आपका शरीर है। फिर आपके हो सकता है चिक पर गाल गाल रखकर कहेंगे ये मैं हूं, तो ये आपका चिक है, ये आपकी गाल है। आपके सिर पे हाथ रखकर आप कहेंगे कि मैं ये हूं, नहीं, वो आपका सिर है। अच्छा, ब्रेन फिजिकल है लेकिन आपका माइंड साइकोलॉजिकल है। आप अंदर देखिए। तो ये जो सर्च है ये साइकोलॉजिकल है और उसके परे है, ये फिजिकल सर्च नहीं है, तो आपको तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, हमारे उपनिषदों ने उसको नथिंग क्यों कहा? मैंने क्या कहा? उपनिषदों का जो प्यारा नाम है वो प्योर नथिंगनेस है। फिर उन्होंने नथिंग क्यों बोला उसको? वो इसलिए बोला है, नथिंग का मतलब है वो थिंग नहीं है। जब हम भीतर में खोजते हैं अपने आप को और अंततः यदि उस नॉन डुअल तत्व को पाते हैं तो वो थिंग नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, वो नथिंग है, वो नो थिंग है। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च में नहीं आएगा, वो कभी भी आपके साइंस का पार्ट नहीं बनेगा। तो आपको आयाम चेंज करना पड़ेगा, आपका डायमेंशन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपका जो भीतर का आयाम है, जो आपके भीतर का जो डायमेंशन है, उधर आपको उसको सर्च करना पड़ेगा, और उसे हम कहते हैं इन सर्च, उसे हम नहीं कहते रिसर्च। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिसर्च एंड इन सर्च। Bear this in mind always. Science and spirituality, there is no conflict. Numbers and nirvana, education and employment, employment and entrepreneurship, entrepreneurship and enlightenment, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसको बांध के रखिए, इसको हमेशा के लिए एट द बैक ऑफ योर माइंड लेट दिस ट्रुथ प्रिवेल। साइंस ऑब्जेक्टिव सर्च है, स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्टिव सर्च है, लेकिन वो इन सर्च है। आपको भीतर खोजना पड़ेगा, आप में ही खोजना पड़ेगा।
फिर उसके तरीके पे आते हैं किसी और दूसरे तरीके पे, जिसको हम ध्यान कहते हैं, उसकी विधि देखेंगे कि खोजा कैसे जा सकता है। तो ये था ये वीडियो। रमन महर्षि ने इस वीडियो में मतलब ये जो उन्होंने ये छोटी सी कहानी के रूप के जरिए जो बताने की कोशिश की, द स्टोरी ऑफ 10 फुलिश मैन, तो वहां पर हर कोई अपने आप को छोड़कर काउंट कर रहा है, तो यहां पर आप छोड़कर काउंट नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी में यू हैव टू इंक्लूड योर सेल्फ। इसलिए तो हाइजनबर्ग कहते हैं दैट दिस इज ए पार्टिसिपेटिव यूनिवर्स। You cannot remain separate and do your research. No, this is not possible. You will get something out of that research, but that will be an objective reality. It will never be an existential reality. वो absolute reality कभी नहीं होगी। Absolute reality में आप अलग नहीं रह सकते, आपको अंततः खोना पड़ेगा, उसी existential reality में खोना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कबीर कह रहे हैं, मैं चल पड़ा था एक बूंद की तरह, सागर में जाकर मिल गया, और फिर देखता हूं तो बूंद कहीं नहीं मिलती है, फिर वो सागर ही बनकर रह गई है। तो इस तरह से है स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो ये थी छोटी सी स्टोरी इस बात को बताने के लिए कि वाई एनलाइटनमेंट इज पॉसिबल टू एनीबडी, एनी सिंपल पर्सन, एनी लेमैन। यू डोंट हैव टू बी ए प्रोफेशनल, एंड प्रोफेशनल को नहीं होगी ये भी नहीं है। सो इट इज पॉसिबल टू एनीबडी, बट हमको हमारे आयाम चेंज करने पड़ेंगे। और एक और दूसरी चीज जो मैं बार बार कहता हूं, हमको सरल होना पड़ेगा, तरल होना पड़ेगा। कन्निंगनेस नहीं चलेगा, बनिया का माइंड नहीं चलेगा। यदि स्पिरिचुअलिटी में जो पॉसिबिलिटी है यदि उसे पाना है तो बनिया नहीं चलेगा। हमारा जो अंतस है, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो हमारा जो होल बीइंग है, उसको तरल होना पड़ेगा और सरल होना पड़ेगा, और भीतर देखना पड़ेगा, बाहर नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो इसे गांठ मारकर रखिएगा कि दिस इज पॉसिबल टू एनीबडी, एनी लेमैन, एनी मैन, एनी सिंपल मैन। एनलाइटनमेंट इज पॉसिबल टू एनीबडी एंड एनी टाइम एंड एनीवेयर। यही तो उसकी खूबी है। थैंक यू। तमसो मा ज्योतिर्गमय।